नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। मैं हूं सुमेधा। आज के एपिसोड डेली राउंड अप पर हम चर्चा करने वाले हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। आइए नजर डालते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की ओर। आज की हमारी बड़ी खबर है नेताओं के बिगड़े हुए बोल और उसके ऊपर ईसी की क्या प्रतिक्रिया रही है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ और मायावती पर ईसी ने कैंपेन को करने से रोक लगा दी है। आदित्यनाथ पर 72 घंटे की रोक लगी है, जबकि मायावती पर 48 घंटे की रोक लगाई गई है। The reason why the Election Commission has taken these actions is primarily due to the kind of political rhetoric that was being seen on the campaign trail, which was being used to incite and polarize the voters by the leaders. जबकि ईसी ने ये एक ठोस कदम उठाया है, पर बहुत से अन्य सवाल हैं जिनकी जवाबों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने मेनका गांधी ने जो कम्युनली सेंसिटिव रिमार्क्स सुल्तानपुर में अपनी एक रैली के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी की ओर कहे थे, उन पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया इलेक्शन कमीशन ने नहीं की है। मेनका गांधी ने बहुत ही ओपनली मुस्लिम कम्युनिटी से ये कहा था कि वो चुनाव जीतेंगी, भले ही मुस्लिम्स उनका समर्थन करें या ना करें, और एक बार वो चुनाव जीत गई तो उनकी काम की जिम्मेदारी मेनका गांधी की नहीं होगी। इस पर भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है। और ही कैंपेन को अगर हम देखें तो काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं जहां पर आर्मी की बात बहुत ही ज़्यादा से चर्चित रूप से आगे उठकर आई है, और नरेंद्र मोदी ने खुद भी इस बात का जिक्र किया है। उस पर एक बहुत ही ठोस रूप से फॉर्मर आर्मी veterans and other people had written a letter to strongly condemn the kind of politicization of the armed forces. उसके बाद भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। आइए देखते हैं अभिसार शर्मा की एक खास टिप्पणी नेताओं के बिगड़ते हुए बोल पर। नमस्कार। बोल के लब आजाद हैं तेरे, और देखिए बोल के लब आजाद हैं तेरे के पीछे की सोच क्या है। क्योंकि पिछले 5 सालों में बोलना मुश्किल हो गया है, खासकर जो कमजोर दबा हुआ तबका है। यह कार्यक्रम उन लोगों की आवाज है, मगर हमारे राजनेताओं को इसकी जरूरत नहीं है। चुनावी मौसम में हमारे राजनेताओं के बोल बद से बदतर होते जा रहे हैं, और आज हम इनके बद से बदतर होते जा रहे बोल और इसके पीछे की सोच की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ इनके बोल नहीं बिगड़ रहे हैं, बल्कि आपको यह देखना होगा कि इनके पीछे जो कॉमन कड़ी है वो क्या है। इनके पीछे जो कड़ी है कि न सिर्फ इनके बोल बिगड़ रहे हैं, बल्कि वो नारी का अपमान कर रहे हैं। वो लगातार नारियों पर हमला कर रहे हैं, पितृ सत्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हम करना चाहेंगे रामपुर से, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आजम खान की। आजम खान ने जयप्रदा के बारे में जो शर्मनाक बयान कहा है वो आप भी सुनिए। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। अब आजम खान कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं कोई यह साबित कर दे कि यह बयान मैंने जयाप्रदा के बारे में कहा है कि नहीं। आजम खान जी, इस तरह की चुनौती मत दीजिए, क्योंकि एक इंटरव्यू में जब आपसे पूछा गया था जयाप्रदा के बारे में, तब उसी इंटरव्यू में आपने यह कहा था कि मैं तो जयाप्रदा को 17 दिनों में पहचान गया था, लिहाजा आपका यह बयान जयाप्रदा के लिए था और किसी और के लिए नहीं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसके जरिए आपने किसी और का नहीं बल्कि जयाप्रदा का अपमान किया। और चुनावी मौसम बिगड़ रहा है और चुनावी बोल भी लगातार बिगड़ रहे हैं। आजम खान को आपने सुना, अब ये महाशय हैं अश्विनी चौबे। जी हां, केंद्र में मंत्री हैं। इनके बेटे ने आज से ठीक 1 साल पहले रामनवमी के मौके पर दंगा तक करवा दिया था बिहार में, वो बिहार जहां पर दंगे एक अरसे तक नहीं हुआ था। यह अश्विनी चौबे राबड़ी देवी को कह रहे हैं कि आपको घूंघट में रहना चाहिए। सुनिए महाशय। भाभी जी है, मैं कहूंगा कि आप घूंघट में ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए दोस्तों, ना मेरे लिए घूंघट ना चूड़ी पहनना शर्म की बात है। मुझे लगता है दोनों चीजें ताकत देती हैं, मगर जब आप घूंघट को शर्म का जो है एक प्रतीक मानते हैं तो सवाल खड़े होते हैं अश्विनी चौबे जैसे लोगों पर। यह साबित करता है कि इनकी सोच कितनी निचली है।
इसके जरिए आप एक ऐसे शख्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। मैं मानता हूं कि कृपा लालू प्रसाद यादव की थी, मगर क्या इस तरह के बोलना एक नेता को शोभा देते हैं? Moving on, at Daily Roundup, we have extensively focused on Julian Assange's arrest and his extradition as well. अब इस पर और ही बड़े रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रबीर पुरकायस्ता। थैंक यू प्रबीर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना जो आज हुई है कि एक रिलीज साइन किया गया है। बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जैसे कि अरुंधति रॉय, एन राम, पी साईनाथ, इन लोगों ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें खास तौर से ये कहा गया है कि जूलियन असांज का विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, पर एक बड़ा मैसेज ये है कि प्रेस फ्रीडम इज अंडर अटैक। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक बहुत ही सिंबॉलिक स्टेटमेंट है और इंडिया में भी जैसा कि हमने देखा, हिंदू ने कुछ फाइल्स एक्सेस करके राफेल डील पर बड़े खुलासे किए और उसके बाद उन्हें भी टारगेट किया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट आई है और प्रेस फ्रीडम पर जो अटैक्स हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो समझना पड़ेगा प्रेस फ्रीडम के अटैक हम क्यों कह रहे हैं। जो इंडाइटमेंट ग्रैंड जूरी के सामने जूलियन असांज की उनकी एब्सेंस में की गई है अमेरिका में, उसमें कॉन्स्पिरेसी विथ ब्रैडली मैनिंग, चेल्सी मैनिंग के ऊपर है। कॉन्स्पिरेसी किस बात की कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अमेरिका के थे, उनके डिफेंस डिपार्टमेंट पे, फॉरेन सर्विसेज के थे, जो कि चेल्सी मैनिंग ने उसको डाउनलोड करके जूलियन असांज को दिया था विकीलीक्स पे, जिसका प्रकाशन इसके बाद हुआ था। अगर हम प्रेस की बात करें तो प्रेस हमेशा विसल ब्लोवर्स जो होते हैं उनके हाथ से डॉक्यूमेंट लेते हैं और इस एक्ट को, विसल ब्लोवर्स से डॉक्यूमेंट लेने की और उसको प्रकाशन करने को अगर कॉन्स्पिरेसी करार दे तो हिंदू ने जो किया, न्यूज़ क्लिक जो किया है, वायर ने जो किया है, रफाल स्टोरी पे जो डॉक्यूमेंट छापे हैं, ये सब तब उस तरह की कॉन्स्पिरेसी चार्ज के तहत आ सकता है। और यही चार्ज पेंटागन पेपर्स पे भी किया जा सकता है। जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनको छापा था, ये तो वाटरगेट के वक्त जो डॉक्यूमेंट छापे गए थे या खुलासा किया गया था, जिसको डीप थ्रोट ने दिया था नाम पे, वो एक्चुअली मार्क फेल्ट था जो FBI के नंबर 2 थे, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को दिया था। तो ये हर चीज़ अगर आप देखें, जो भी प्रेस पे खुलासा हुआ है उसको अब कलूशन या आप एक कॉन्स्पिरेसी का अगर करार देंगे तो हर चीज़ इस तरह से जो हुआ है तब सब क्रिमिनलाइज हो जाती है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा डेंजर है अमेरिका के इस पदक्षेप को अगर हम मान ले, दुनिया इसको मान लेती है। और दूसरी बात ये भी कहना है कि जूलियन असांज ने बड़े पैमाने पे, एट स्केल जिसे कह सकते हैं, जो आज की जो प्रेस रिलीज जो आप जिक्र कर रहे थे उसमें है कि जूलियन असांज ने इस तरह के काम को जिस तरह से खुलासा किया है, वो उसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, हिंदुस्तान में दूसरे अखबार भी उसमें शिरकत किए हैं। इससे दो चीज़ों के खुलासा हुआ, वॉर क्राइम्स जो कि इराक में, अफ़गानिस्तान में हो रहा था, और बड़े पैमाने पे जो आपके यहाँ पर करप्शन थी जिससे अमेरिकन सरकार जिसमें डायरेक्टली लिंक्ड थे, उनका खुलासा हुआ था, जिसको केबल गेट कहते, विकीलीक्स ने उनको छापा था। तो विकीलीक्स का इस तरह का पदक्षेप से बहुत बड़े जो खुलासा हुआ उसको अगर आप रोक देते हैं कॉन्स्पिरेसी के नाम पे या जूलियन पे अटैक करते हुए, तब एक चिलिंग इफेक्ट आपका प्रेस पे पड़ेगा और इसके बारे में वार्निंग दी गई है। तो अब जैसे कि ये बहुत ही चिंताजनक विषय बनता जा रहा है, इंडिया से भी सॉलिडारिटी और ग्लोबल एक तरह से सॉलिडारिटी आ रही है। हाउ डू यू सी दिस गोइंग फर्दर, लाइक व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट परहैप्स? You see, the attempt to vilify Julian Assange, talking about all other issues, actually obfuscates from the fundamental issue that this is an attack on press freedom. Now, if we put that at the center of our discussion, then this is not a matter of an individual, but a matter of the entire free press in the world, which is protected under different forms of international law as well as national laws. In America, it's called the First Amendment protection, but similar laws have also been upheld by the Supreme Court just a few days back on the Rafale judgment. So the press in India
has freedom to publish things irrespective of how it came to them. So these are very, very precious freedoms, hard-earned freedoms the press has won for itself, and this strikes at the heart of it. So I think it's important for people to understand it's not an issue of Julian Assange, but it's an issue that concerns us all, because if the press, the fourth estate as it is called, is not able to print things, then it cannot speak truth to power, as it is said. And if truth to power is not spoken, then all of us are going to lose our voices. And I think this, therefore, is a fundamental issue of democracy, not of Assange alone. आज के डेली राउंड अप के लिए बस इतना ही। फॉलो कीजिए हमारी ये स्टोरीज और हमारी चुनावी खबरेज www.newsclick.in पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर। देखने के लिए धन्यवाद।